इज जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जेरोक्स मशीन या तो फिर कह सकते हैं कि फोटोकॉपी मशीन, इनकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है आजकल ये हम सब अच्छे से जानते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन फील्ड हो या फिर कोई बिजनेस सेक्टर हो, गिनती के सेकंड में हम बहुत सारी कॉपीज निकाल सकते हैं इस मशीन के थ्रू, वो भी बहुत ही कम दाम में और बहुत ही कम समय में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाना ऐसा भी था कि जहां पर लोग हाथ से लिखकर कॉपीज बनाते थे। उसके बाद कार्बन पेपर का जमाना आया, लेकिन फिर भी ये कॉपीज बनाने में कितना वक्त लगता होगा और कितनी मेहनत पड़ती होगी। तो फिर जिस बंदे ने इस मशीन को बनाया है, हमारी इतनी मदद की है, उनके बारे में जानना बनता है कि नहीं? तो देर किस बात की है, आइए मैं आपको सुनाई देता हूं उनकी पूरी कहानी। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हो और अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यह है कहानियों की दुनिया, जहां पर आपको हर तरीके की कहानी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। चेस्टर फ्लोयड कार्लसन, जिन्हें हम मॉडर्न फोटोकॉपी मशीन के पिता भी कह सकते हैं, उन्होंने खोज की थी इस फोटोकॉपी मशीन की, जो एक कंपनी में पेटेंट मैनेजर हुआ करते थे, जहां पर उनको बहुत सारी पेटेंट एप्लीकेशंस की बहुत सारी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती थी और वो हाथ से लिख लिख के थक जाया करते थे। बहुत दिक्कत होती थी, टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। उसके बाद उन्होंने इस मशीन की खोज की थी, लेकिन ऐसे नहीं कि आज ज़रूरत पड़ी और कल सुबह मशीन खोज लिया। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी इन्होंने, और ये मशीन कहाँ कहाँ पर भटका था, कहाँ कहाँ पर कितने लोगों ने रिजेक्ट किया था, ये पूरी कहानी मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बट हमको उनके बारे में पता ही नहीं है कि ये कैसे खोजी गई थी। और ख़ास करके आज की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। तो मैं आपको उनके जन्म से बताता हूँ कि कैसे कैसे वो इस मशीन की सक्सेस तक पहुँचे थे। चेस्टर कार्लसन का जन्म 8 फरवरी 1906 में अमेरिका के सिएटल शहर में हुआ था। उनके पिताजी एक नाई थे। कार्लसन जब छोटे थे तब उनके पिताजी को टीबी हो गया था। बाद में कार्लसन को भी आर्थराइटिस की बीमारी हो गई थी। पिता की बीमारी की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी छोटे से कार्लसन पर आ गई थी। तो घर चलाने के लिए छोटी उम्र में ही उन्होंने छोटा मोटा जो भी काम मिला करना शुरू कर दिया था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी, फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अच्छे से पढ़ाई की। उन्होंने कर्ज लेकर भी अपनी कॉलेज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली और फिर जॉब ढूंढना शुरू किया। उन्होंने 82 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था और सब जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेल टेलीफोन कंपनी में एक रिसर्च इंजीनियर की नौकरी मिली, जहां उनकी सैलरी थी सिर्फ $35। लेकिन जॉब करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इतनी कम आमदनी में जैसे तैसे करके घर चला रहे थे, मुश्किल से चला रहे थे, और तब आया मार्केट में फाइनेंशियल रिसेशन, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। पहली नौकरी में से निकाल देने के बाद बहुत कोशिशों के बाद उनको न्यूयॉर्क की एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म PR मेलोरी कंपनी में जॉब मिल गई। वो बहुत ही मेहनती थे और अपनी मेहनत के दम पर वो बहुत जल्द इस कंपनी में पेटेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोजीशन पर पहुंच गए। कंपनी में पेटेंट मैनेजर का काम करते हुए उनको बहुत सारी पेटेंट एप्लीकेशन की बहुत सारी कॉपीज की ज़रूरत पड़ती थी, और उस टाइम पर हाथ से लिखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक कार्बन पेपर था, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत लगती थी, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। और ख़ास करके कार्लसन के लिए ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर थी और उनको आर्थराइटिस की बीमारी थी। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लाइब्रेरी में बैठकर घंटों घंटों तक साइंस के आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, और अपने घर के किचन में ही एक छोटी सी लैब बना दी और वहाँ पर इलेक्ट्रो फोटोग्राफी पर काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत करते गए और आखिरकार उनको सक्सेस भी मिली। 1937 में उन्होंने अपने इस पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी और ख़ास करके वो मशीन कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि अगर कोई क्रिएशन कॉमर्शियल यूज़ नहीं हो सकता तो फिर उसका मतलब नहीं था। तो उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और इतने डूब गए काम में कि उनकी बीवी तंग आ गई कि रोज़ रोज़ ये क्या लगा रखा है। कई बार तो उनकी बीवी कार्लसन का सामान किचन से बाहर फेंक दिया करती थी, लेकिन ये भाई साहब रुके ही नहीं कभी। जुनून सवार था कि मशीन तो मैं बना के ही रहूँगा, काम शुरू किया है तो पूरा करके ही छोड़ूंगा। आखिरकार उनकी बीवी ने तंग आकर कार्लसन को तलाक दे दिया। बीवी छोड़कर चली गई, फिर भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया या डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए। उनको भरोसा था कि ये मशीन तो मैं बना ही लूँगा। एक्सपेरिमेंट करते गए और एक नया प्रॉब्लम सामने आया। फिर पैसा ख़त्म होने लगा इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो उन्होंने IBM, कोडेक और RCA जैसी कंपनीज को कांटेक्ट किया, उनको अपना आइडिया बताया और फिर वहाँ पर भी फाइनेंशियल हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन सबने ऐसा बोला कि कार्बन पेपर जो है वो बहुत ही सस्ता ऑप्शन है और ये मशीन जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये तुम फोकट का मेहनत कर रहे हो। उसके बाद बेटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट कार्लसन के साथ टेक्निकल कंसल्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री हुई और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बेटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट को कार्लसन के फोटोकॉपी मशीन के ऊपर रिसर्च करना था, करेक्शन करना था और उसके बदले में कार्लसन उन्हें प्रोडक्ट मार्केट में आएगी उसके बाद 40% रॉयल्टी देने वाले थे। ये डील हुई। तो उन लोगों ने बहुत सारे करेक्शन किए, बहुत सारे सुधार किए। उन्होंने सल्फर की प्लेट की जगह पर सेलेनियम की परत वाली फोटो कंडक्टिव प्लेट लगाई, लेकिन फिर भी वो लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद 1947 में बेटले मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने एक छोटी कंपनी हैलाइड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हैलाइड कंपनी इस मशीन पर रिसर्च करने लगी। 13 साल तक इस कंपनी ने उसके ऊपर काम किया और सारे एक्सपेरिमेंट जो किए उन्होंने करीबन 57 करोड़ का खर्चा किया था रुपए का। तो इतना खर्चा होने के बाद वो कर्ज में डूब गए और वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में बुरी तरीके से फंस चुके थे। फिर उन्होंने IBM का कांटेक्ट किया, मशीन को लेकर गए, बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन IBM ने तो पहले ही बोला था कि ये मशीन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग पैसा वेस्ट मत करो। IBM के मना करने के बाद हेराल्ड ने तय किया कि अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन है, कुछ भी हो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना ही करना है। और ऐसा करके आखिरकार 1960 में उन्होंने फोटोकॉपियर हेराल्ड जेरोक्स मार्केट में लॉन्च किया था। तो इस तरीके से ये मशीन मार्केट में इधर से उधर बहुत घुमा है, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया है। आखिरकार ये अपनी सक्सेस तक पहुंचा था, लेकिन अब बना लेने के बाद, लॉन्च करने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, $29,500 उस टाइम पे। ये प्राइस में कौन खरीदेगा? तो ये एक मुसीबत उनके सामने थी। तो उन्होंने सोचा कि यार लोग खरीद नहीं सकते हैं, भाड़े पे तो ले सकते हैं ना। ये तीसरा रास्ता उन्होंने निकाला और एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया कि अगर आप जेरोक्स मशीन को अपनी दुकान में लगाना चाहते हैं तो $15 का भाड़ा दो और मशीन को लगवा दो। 2000 फोटोकॉपीज आपको फ्री में दी जाएगी। उस टाइम पे एक फोटोकॉपी का कंपनी 4 सेंट लेती थी। तो इस पैकेज में और एक बेनिफिट ये दिया उन्होंने कि जो भी मेंटेनेंस होगा वो भी कंपनी का ही रहेगा। अब इतने सारे बेनिफिट्स में कौन नहीं लगाएगा? अब कार्बन पेपर से वो हाथ से लिखने का मेहनत कौन करेगा? इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था मार्केट में। आखिरकार जेरोक्स हिट होने लगा और हिट हुआ तो मतलब ऐसा हिट हुआ कि इतने सालों के बाद आज भी लोग फोटोकॉपी मशीन को जेरोक्स कहते हैं। जेरोक्स तो उस कंपनी का नाम था, लेकिन आज इतनी सारी कंपनीज है फोटोकॉपी मशीन के, लेकिन फिर भी मशीन को लोग जेरोक्स कहते हैं। ये होती है सक्सेस और इस सक्सेस से जेरोक्स कॉर्पोरेशन को तो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, वो लोग अमीर हुए, लेकिन साथ में चेस्टर कार्लसन जी भी बहुत अमीर हुए, जिनका ये विज़न था कि ये मशीन बन सकता है। अकेला बंदा था और सामने IBM, कोडेक, RCA जैसी कंपनीज ने कह दिया था कि ये मशीन का कोई फ्यूचर नहीं है, ये बन नहीं सकता है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा। अकेले बंदे ने अपने घर के किचन में लैब बना के किताबें पढ़ के, सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें पढ़ के सब कुछ सीख के शुरुआत की थी इस प्रोजेक्ट की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। तो ये थी आज की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा है तो। और एक बात कि अब से आपको जो व्हाट्सएप के ऊपर लिंक्स मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ स्टोरीज़ के अंदर लिंक दिए जाएंगे। तो आप लोग मेरी व्हाट्सएप स्टोरीज़ को चेक करते रहिए। मुझे जो भी कहना है, मेरा जो भी मैसेज होगा वो इंस्टेंट में आपको स्टोरी में बता सकता हूँ, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबको ब्रॉडकास्ट करना और वो थोड़ा सा अभी टफ हो रहा है, तो आप स्टोरीज चेक करते रहिए, प्लस आप यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन भी चेक करते रहिए। दूसरी बात, जो लोग मेंबरशिप परचेस कर चुके हैं, जो नए लोग परचेस कर रहे हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपने चैनल का नाम, जिस चैनल से आपने परचेस किया है, वो मुझे ज़रा बता दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन से टाइम पे आपको कॉल आएगा। और तीसरी बात, पेटीएम से कैसे, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग के अंदर अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा कार्ड चल नहीं रहा है। तो पेटीएम से किस तरीके से आप कर सकते हो उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है जुड़ने के लिए, जुड़ जाइए। मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।